तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि भारतीय सैनिकों पर हमला करवाएंगे नेतन्याहू। इजराइल के इस कदम पर आग बबूला हुए मोदी। यूपी उपचुनाव में भाजपा की बढ़ सकती है चुनौती। अखिलेश ने लोकसभा में चला था ये दांव। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हटाया गया, सरकार गठन का रास्ता हुआ साफ। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद बढ़ी सलमान खान की सुरक्षा, टाइट सिक्योरिटी के बीच नजर आए भाईजान। रूस ने इजराइल को दे दी खुली चेतावनी, कहा ईरान पर हमला करने की हिम्मत मत करना, अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस को दी पीएम मोदी वाली सबका साथ की सलाह। अमित शाह और नड्डा से मिली टीम योगी, अब सीएम के साथ हर रैली में दिखेंगे दोनों डिप्टी। उपचुनाव का बड़ा प्लान। चांदी हुई 1 लाख रुपए के पार, सोने में भी जबरदस्त बढ़त। गाजा पर इजराइल ने बरसाया बम, एयर स्ट्राइक में 29 फलस्तीनी डॉक्टरों की मौत। कांग्रेस ने कर ली तैयारी, इन 13 सीटों के बदल देगी नतीजे। हरियाणा में बढ़ेगी नायब सिंह सैनी की मुश्किलें। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। भारतीय सैनिकों पर हमला करवाएंगे नेतन्याहू। इजराइल के इस कदम पर आग बबूला हुए मोदी। युद्धग्रस्त लेबनान में स्थित ब्लू लाइन को लेकर भारत की चिंता बढ़ती जा रही है। मालूम हो कि इजरायली सेना ने गुरुवार को दक्षिणी लेबनान में स्थित संयुक्त राष्ट्र की एक इमारत पर मिसाइल से हमला किया था। इस हमले में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के 2 जवान घायल हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों जवान इंडोनेशिया के नागरिक हैं। बता दें दोस्तों कि लेबनान में मौजूद यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में 600 भारतीय सैनिक भी शामिल हैं। इस हमले के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर अपनी चिंता जाहिर की। यूपी उपचुनाव में भाजपा की बढ़ सकती है चुनौती। अखिलेश ने लोकसभा में चला था ये दांव। जी हां, बताते चले कि हरियाणा में भाजपा की अप्रत्याशित जीत के कारणों में जाट बनाम गैर जाट ओबीसी की लकीर को प्रमुख कारक माना जा रहा है। बेशक भाजपा के रणनीतिकार अभी इस दांव को लेकर उत्साहित हों, लेकिन हरियाणा की सीमा लागते ही यह नैरेटिव खास तौर पर उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए चुनौती बढ़ा सकता है। दरअसल यादव निर्विवाद रूप से समाजवादी पार्टी के समर्थक माने जाते हैं और भाजपा से जाटों की नाराजगी का संदेश भी सतत चल रहा है। इधर अन्य पिछड़ों को साधने का सफल प्रयोग अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में कर चुके हैं। ऐसे में भाजपा के लिए पिछड़ों को बांटने जोड़ने का दांव आसान नजर नहीं आता। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। गाजा पर इजराइल ने बरसाया बम, एयर स्ट्राइक में 29 फलस्तीनी डॉक्टरों की मौत। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच इजराइल ने एक बार फिर गाजा पर कहर बरपा दिया। चिकित्सकों ने शनिवार को कहा कि रात भर गाजा पर इजरायली सैन्य हमलों में कम से कम 29 फलस्तीनियों की मौत हो गई। अंतर्राष्ट्रीय राहत एजेंसियों का कहना है कि जाबालिया में हजारों लोग फंसे हुए हैं। लोगों ने कहा कि इजरायली सेना ने जाबालिया पर हवाई और जमीन से हमला जारी रखा, जो एनक्लेव के उत्तर में है और इसके ऐतिहासिक शरणार्थी शिविरों में सबसे बड़ा है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हटाया गया, सरकार गठन का रास्ता हुआ साफ। जी हां, बता दें दोस्तों जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया है। राष्ट्रपति शासन हटाने के आदेश के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार गठन का रास्ता साफ हो गया। बता दें कि 90 सदस्यीय विधानसभा में हाल में विधानसभा चुनाव हुए। वहीं इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुमत हासिल की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। चुनाव परिणाम के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिलकर सरकार गठन का दावा पेश किया था। अब राष्ट्रपति शासन हटने के बाद वहां सरकार गठन का रास्ता साफ हो गया है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद बढ़ी सलमान खान की सुरक्षा। जी हाँ, बता दें बीती रात आई खबर से हर कोई हैरान रह गया। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता और मुंबई में पूर्व कांग्रेस विधायक बाबा सिद्दीकी की मौत की खबर ने पूरे देश को चौंका दिया। वहीं बाबा सिद्दीकी बॉलीवुड के कई सितारों के करीबी थे, जिसमें सलमान खान भी शामिल हैं। जैसे ही भाईजान को घटना की जानकारी मिली तो वो उनका हाल लेने के लिए अस्पताल जाने लगे, लेकिन सुरक्षा के चलते पुलिस ने उन्हें न आने की सलाह दी। इस घटना के बाद सलमान खान की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और भाईजान टाइट सिक्योरिटी के बीच नजर आ रहे हैं। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। रूस
रूस ने इजराइल को दी खुली चेतावनी, कहा ईरान पर हमला करने की हिम्मत मत करना। मिडिल ईस्ट में इजराइल के साथ ईरान और लेबनान के साथ तनाव के बीच रूस ने बड़ा बयान दिया है। रूस ने ईरान का समर्थन करते हुए इजराइल को उकसाने के लिए पश्चिमी देशों की आलोचना की, साथ ही इजराइल को ईरान पर हमला न करने की चेतावनी भी दी है। वहीं पुतिन की एंट्री के बाद तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी। बता दें दोस्तों कि तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद में शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन की पहली मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के ताजा हालात पर भी चर्चा के साथ साथ ड्रोन व अन्य रक्षा उत्पाद को लेकर $1.7 बिलियन का निर्यात समझौता भी हुआ। पुतिन ने खुलकर ईरान का समर्थन करते हुए इजराइल को चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा है कि ईरान पर हमला करने की हिम्मत मत करना। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अमित शाह और नड्डा से मिली टीम योगी, अब सीएम के साथ हर रैली में दिखेंगे दोनों डिप्टी। उपचुनाव का बड़ा प्लान। जी हां, बताते चले कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के साथ ही उत्तर प्रदेश की इन 10 सीटों पर भी मतदान कराने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने पूरी तैयारी कर ली है। वही बता दें कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद से अयोध्या तक जमकर रैलियां कर रहे हैं। भाजपा की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव 2024 में मिली हार के बाद बिगड़े माहौल को इन चुनावों से सुधार लिया जाए। वही बता दें दोस्तों, भाजपा सूत्रों का कहना है कि चुनाव प्रचार में सभी 10 सीटों पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जाएंगे। इसके अलावा कई सीटों पर ब्रजेश पाठक भी साथ रहेंगे। इन रैलियों के माध्यम से यह संदेश दिया जाएगा कि भाजपा और यूपी सरकार में सब कुछ सही है और एकजुटता है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस को दी पीएम मोदी वाली सबका साथ की सलाह। जी हां, बताते चले दोस्तों कि आर इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार यानी 11 अक्टूबर को कांग्रेस का परोक्ष रूप से जिक्र करते हुए कहा कि पुरानी पार्टी को बीजेपी को हराने के लिए सभी को साथ लेना होगा। वहीं हरियाणा चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर बोलते हुए ओवैसी ने यह भी कहा कि बीजेपी ने वहां गलती से जीत हासिल की। इस बीच बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं खड़ी है। जी हां, बता दें कि ओवैसी ने कहा कि सेक्युलर पार्टियां अक्सर उन पर बीजेपी विरोधों वोटों को विभाजित करने का आरोप लगाती थी, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस कैसे हारी जबकि AIMIM ने वहां से कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था। ओवैसी ने एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए कहा, बीजेपी हरियाणा में कैसे जीती, मैं वहां नहीं था, नहीं तो वे कहते कि बी टीम, वे वहां हार गए, अब आप ही बताओ वे किस वजह से हारे। वहीं ओवैसी ने कांग्रेस को सलाह देते हुए कहा, मैं पुरानी पार्टी से कहना चाहूंगा, समझिए मेरी बात, आपको मोदी को हराने के लिए सबको साथ लेना होगा, अकेले आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। चांदी हुई 1 लाख रुपए के पार, सोने में भी जबरदस्त बढ़त। जी हां, बता दें दोस्तों, सोने और चांदी के दाम में आजकल तेजी देखी जा रही है और सराफा बाजार में चांदी के दाम आज 1 लाख रुपए से ज्यादा के रेट पर दिख रहे हैं। वायदा बाजार यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज साप्ताहिक अवकाश है। इसके चलते आज वायदा बाजार के नहीं बल्कि घरेलू बाजार के दाम देखे जाएंगे। चांदी ने 1 लाख रुपए से ऊपर के रेट दिखाए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में ये 1 लाख रुपए से ऊपर बिक रही है। वहीं भारत के कई राज्यों में देखें तो ये 97,000 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बिक रही है। इससे पहले चांदी के रेट में 11 अक्टूबर को 2,000 रुपए प्रति किलोग्राम का उछाल देखा गया है। देश में सोना अत्यधिक महंगा हो चुका है और अब निवेशक सोने के साथ साथ चांदी को भी ज्यादा तवज्जो देने लगे हैं, बल्कि कहा जाए कि सोने से ज्यादा चांदी को खरीदना चाहते हैं। इसी के साथ बता दें दोस्तों, अहमदाबाद में चांदी के दाम 97,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर हैं। वहीं अयोध्या में चांदी के दाम 97,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर हैं। दिल्ली में चांदी के दाम 1,01,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर हैं। हैदराबाद में चांदी के दाम 1,03,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर हैं। केरल में चांदी के दाम 1,03,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर हैं। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। कांग्रेस ने कर ली तैयारी, इन 13 सीटों के बदल देगी नतीजे, हरियाणा में बढ़ेंगी नायब सिंह सैनी की मुश्किलें। जी हां, बता दें दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत कांग्रेस को रास नहीं आ रही है। भाजपा ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की तो कांग्रेस ने मतगणना में अनियमितता का आरोप लगाया। कांग्रेस ने ईवीएम की बैटरियों में गड़बड़ी को लेकर आरोप लगाया। वहीं बता दें दोस्तों, कांग्रेस ने पहले 7 विधानसभा सीटों की मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाए और अब भारतीय चुनाव आयोग को सौंपे गए नए ज्ञापन में हरियाणा की 13 विधानसभा सीटों पर मतगणना प्रक्रिया में अनियमितता की बात की है। कांग्रेस
कांग्रेस ने जिन 13 सीटों की बात की उनमें से 12 पर भाजपा ने जीत दर्ज की तो वहीं एक पर इंडियन नेशनल लोकदल ने सुरक्षित की। इन 13 सीटों में से 11 पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था और एक सीट पर इनेलो और कांग्रेस के बीच। वहीं एक सीट ऐसी थी जिस पर भाजपा और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच मुकाबला था। चुनाव आयोग के दिए गए अपने ज्ञापन में शुक्रवार को टीम खड़गे की ओर से दिए गए ज्ञापन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम धोखाधड़ी के आरोपों के अलावा कांग्रेस के पानीपत उम्मीदवार वरिंदर कुमार की शिकायत भी शामिल थी। चुनाव आयोग को दिए गए ज्ञापन के मुताबिक वरिंदर कुमार ने आरोप लगाया कि मतगणना के दौरान हुई कई ईवीएम कंट्रोल यूनिट में